हेलो, नमस्कार, शुभ संध्या। जीवन रंग उषा सन पटल पर साक्षात्कार की श्रृंखला में आज अपनी बात सबके साथ की पहली कड़ी का शुभारंभ ख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद, समीक्षक डॉक्टर ऋषभ देव शर्मा के साथ हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आशा है ईश्वर का आशीर्वाद और आप सभी का साथ अवश्य मिलेगा। नमस्कार सर, जी प्रणाम। आपका अपनी बात सबके साथ कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जी, आपके माध्यम से मैं सभी उपस्थितों को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद सर। तो सर्वप्रथम आप सभी को मैं डॉक्टर ऋषभ देव शर्मा का परिचय करवा दूं। वैसे ये परिचय के मोहताज नहीं है, इन्होंने जो कुछ काम किए हैं हिंदी के क्षेत्र में सभी लोग इन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी मैं कुछ संक्षेप में परिचय करवाने जा रही हूँ। समर्पित हिंदी सेवी, प्रतिष्ठित शिक्षाविद, चर्चित कवि और विद्वान समीक्षक प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा का जन्म 4 जुलाई 1957 को जिला मुजफ्फरनगर के ग्राम गंगधड़ी में हुआ। आपने भौतिक विज्ञान में एमएससी तक अध्ययन करने के उपरांत हिंदी में एमए और पीएचडी की उपाधि अर्जित की। आपने 1983 से लेकर 90 तक इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत सरकार में खुफिया अधिकारी के रूप में भी कार्य किया। उसके बाद में इन्होंने दक्षिण भारत शोध संस्थान हिंदी प्रचार सभा मद्रास के विभिन्न केंद्रों में अध्यापक और शोध निर्देशक के रूप में कार्यरत रहे। वहां से आचार्य और अध्यक्ष के पद से सेवा मुक्त होने के बाद आप स्वतंत्र लेखन के साथ वर्तमान में 2019 से मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में परामर्शी हिंदी के रूप में कार्यरत हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तो हिंदी साहित्य के विभिन्न विधाओं में इन्होंने लेखन किया है। आपके अब तक 7 काव्य संग्रह, 11 आलोचना ग्रंथ और 6 वैचारिक निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और आपने लगभग 50 पुस्तकों का संपादन भी किया है। आपके काव्य संग्रहों में से कुछ प्रमुख की चर्चा करना चाहूंगी क्योंकि काफी कुछ किया है, इतना कुछ बताना संभव नहीं है। तेवरी, तरकश, ताकि सनद रहे, देहरी, प्रेम बना रहे, और ये प्रेम बना रहे जो काव्य संग्रह है इसका तेलुगु और गुजराती में भी अनुवाद हो चुका है। साथ ही इस कविता के संग्रह देहरी का, एक जो कविता संग्रह देहरी है उसका राजस्थानी में अनुवाद हो चुका है और इनकी 51 चयनित कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, नो इन अदर वर्ड्स के नाम से प्रोफेसर गोपाल शर्मा जी ने किया है। आपके कई आलोचना ग्रंथ हैं जिसमें तेवरी चर्चा, 8वां 9वां दशक, साहित्येतर हिंदी अनुवाद, कविता का समकाल, हिंदी भाषा के बढ़ते कदम, अतीत से वर्तमान आदि प्रमुख है। इनके कई वैचारिक निबंध भी हैं जो संपादकीय समकाल से मुठभेड़, सवाल और सरोकार, लोकतंत्र के घाट पर, इलेक्शन गाथा जो ऑनलाइन किंडल के रूप में अवेलेबल है, कोरोना काल की डायरी, रामायण संदर्शन आदि आदि। आपके कई संपादित ग्रंथ हैं जिनमें से मैं केवल कुछ की चर्चा करने जा रही हूँ। पद चिन्ह बोलते हैं, हिंदी कृषक, पुष्पक, प्रेमचंद की भाषाई चेतना, मेरी आवाज, निर्भय होय निसंक कही के प्रतीक, अस्तित्व, साहित्य सजय की समकालिता। लिस्ट बहुत लंबी है सर के कार्यों की। अब नहीं है। जब सर ने इतना काम किया है तो स्वाभाविक है इन्हें कई विशिष्ट सम्मानों से सम्मानित किया गया है विभिन्न संस्थाओं ने। आपने डीलिट, पीएचडी और एमफिल के कुल 142 शोध कार्यों का सफल निर्देशन भी किया है। ये बहुत बड़ी संख्या है, 142 शोधकर्ताओं का निर्देशन करना। हिंदी भाषा और साहित्य की सेवा के लिए आपको विश्व राम संस्कृति सम्मान 2021, भानु साहित्य सम्मान 2020, संपादक रत्न सम्मान रूस 2020, अंतरराष्ट्रीय हिंदी सेवी सम्मान हिंदी प्रचारणी सभा मॉरिशस, साहित्य गौरव सम्मान रूस 2027, वेमुरी आंजनेय शर्मा स्मारक पुरस्कार हैदराबाद, तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी चेन्नई, रमादेवी गोयनका
हिंदी साहित्य सम्मान, आंध्र प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार, रामेश्वर शुक्ल अंचल सम्मान जबलपुर। लिस्ट बहुत लंबी है, तो उसको छोटा करते हुए मैं सीधी सर से चर्चा की शुरुआत करती हूँ। तो सर, स्वागत है आज की चर्चा में। अब आपसे आपके जीवन, आपके लेखन आदि पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए। तो सर्वप्रथम सर, है कि आपने मुझे इस योग्य समझा। धन्यवाद सर। नहीं, आपने मेरी एक बात पर आपने जो स्वीकृति दी उसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आपने मेरा निवेदन स्वीकार किया। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे है, आप अपनी लेखन यात्रा के बारे में थोड़ा हमें बताएं। कभी सोचा नहीं कि कोई यात्रा जैसी चीज की है। बस लिखते लिखते, पढ़ते पढ़ते कुछ काम हो गया। मुझे याद आता है, मैं आपके सवाल पर सीधा ना आकर के थोड़ा सा एक मुझे अचानक याद आया कि मैं जब इंटेलिजेंस ब्यूरो में था जी सर, उस समय माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग के लिए हमें जाना पड़ा और 1984 की ये बात है। उस समय 1983-84, हाँ, हमारे जो माउंटेनियरिंग के प्रशिक्षक थे वो थे फू दोरजी। फू दोरजी वह यानी कहना चाहिए गौरव पुरुष हैं जो पहली बार बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट विजय करने वाले भारतीय थे। पहले भारतीय। मुझे उनसे प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिला। उस समय उन्हें ये पुरस्कार, ये सम्मान प्राप्त हुआ था, या ये उन्होंने एक मील का पत्थर एक तरह से अपनी यात्रा में कहना चाहिए उपलब्ध किया था। तो मैंने ही कक्षा में जब उनका परिचय कराया गया हमसे, तो मैंने ही बड़ा यानी बच्चों की तरह ही, बच्चा ही था, सवाल उनसे किया कि आप बिना ऑक्सीजन के कैसे चढ़ गए एवरेस्ट? तो उन्होंने कहा बस चलते चलते चला गया। बड़े सहज से कहा, जैसे कुछ किया ही ना हो। तो एवरेस्ट विजय करने वाला व्यक्ति अगर ये कहे कि मेरी यात्रा किसी पराक्रम जैसी कोई चीज नहीं है, बल्कि सहज भाव से चलते चलते कुछ अर्जित हो गया, कुछ प्राप्त हो गया, तो ऐसे ही मैं भी ये कहूंगा कि चूंकि मैं एक साहित्यिक, सांस्कृतिक अभिरुचि वाले, शैक्षिक अभिरुचि वाले परिवार में मेरा जन्म हुआ, मुझे पढ़ने लिखने का एक माहौल अपने परिवार से प्राप्त हुआ, उसी प्रकार के मित्र मिले, और ऐसी परिस्थितियां भी, सामाजिक परिस्थितियां भी रहीं कि जिनकी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें यह महसूस हुआ कि हम लिख करके या कुछ रच करके अपनी आहुति इस समाज निर्माण के यज्ञ में दे सकते हैं। तो इस मनोभाव से ही चीजें बस धीरे धीरे थोड़ा कुछ लिखा जाता रहा। प्रायः ये पूछा जाता है सबसे पहले क्या लिखा, किस उम्र में लिखा, तो मुझे याद आता है कि शायद जब मैं कक्षा 4-5 वगैरह में, कक्षा 5 में रहा हूंगा, तो 20 जनवरी और 15 अगस्त, शिक्षक दिवस आदि पर अध्यापक मुझे बोलने के लिए कहते थे। और इस तरह बोलने की खातिर मैं कोई 2 पंक्तियां किसी नारे की तरह जोड़ करके, कोई तुकबंदी करके, और वो उसमें अपने वक्तव्य में कहा करता था। बाल सभाओं से इस तरह थोड़ी सी ट्रेनिंग मिली। और इसके बाद जो है, जब मैं कक्षा 8 में पहुंचा, तो मुझे याद आता है कि मैंने विधिवत एक कॉपी या डायरी रखनी शुरू कर दी थी, जिसमें सामाजिक विषयों पर एक एक पेज की अपनी टिप्पणियां, जैसे बेकारी के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर,
12 जी साल सर। का बच्चा जैसा सोचता है उस जमाने में, या जी दहेज के ऊपर, स्त्रियों की दशा के ऊपर, मुझे याद आता है कि मैं लिखा करता था, पता नहीं वो कापियां कहीं हैं कि नहीं। जी सर। कक्षा 9-10 में आते-आते मुझे विद्यालय की पत्रिका के संपादन का काम मिला। वाह, तो बहुत ही 9, 10, विशिष्ट बात 11, है। 12 में जब मैं था, तो उस समय विद्यालय की पत्रिका के संपादन का काम मिला, और उसके साथ-साथ देश में 1971, आपको याद होगा 71-72, यानी बांग्लादेश का युद्ध, इंदिरा गांधी का उदय, और वो जी। सारी परिस्थितियां, एक राष्ट्रीयता का जो वातावरण था, उसने मुझे कुछ लिखने की प्रेरणा दी। हम्म, विधिवत कुछ तुकबंदियां, कुछ मुक्त छंद में कुछ जी लिखना सर। शुरू किया। जी सर। जो राष्ट्रीयता और सामाजिकता का आग्रह आरंभ में रहा, ये आरंभिक था। सर आपका तो मतलब साहित्यिक माहौल रहने से बीज वपन तो आपके बचपन में ही हो गया था, और धीरे धीरे स्कूल में, कॉलेज में आपको आपकी प्रतिभा को उन्होंने पहचाना, अध्यापकों ने या जो भी संबंधित व्यक्तियों ने, और आपको ऐसे मैं मौके ये मिले। बताना चाहूंगा, शायद मैंने ये बात अभी कहीं कही नहीं है, आज तक कहीं लिखा नहीं है। अच्छा, हाँ सर मेरे बताइए। पिताजी संस्कृत में कविता करते थे। ओ, तो संस्कृत में कविता करते। लोगों को छंदों का अभ्यास होता है, जी सर। जी। तो वो जो छंदों का उनका अभ्यास था, उसके अनुरूप वे कई बार तो संस्कृत में आशु कविता कर लेते थे। ओ, हाँ, वो तो उनके लिए तो जैसे अपने हालांकि हम तो विज्ञान के मातृभाषा विद्यार्थी जैसी। थे, जी सर। लेकिन उनके कारण और अपने पितामह के कारण मुझे बहुत छोटी आयु से जी सर। रामचरितमानस, गीता, श्रीमद् भागवत पढ़ करके अपने दादाजी को सुनाने का अवसर मिला। वाह, क्या बात है, उससे बहुत मेरे बहुत अच्छी भीतर बात है। बिल्कुल समझ में नहीं आता था। उस हाँ समय बट लगता था मुझे जबरदस्ती क्यों बिठा रहे हैं दादाजी। लेकिन उससे मेरे भीतर एक, जो हमारे पौराणिक मिथक हैं, मान्यताएं हैं, वे इतने गहरे जम गए कि आज जब मैं देखता हूं, या लोग ध्यान दिलाते हैं, भाई तुम्हारी कविताओं में, तुम्हारे लेखन में ये तुलसीदास बार बार उछल उछल के आ जाते हैं, या जो हमारे मिथक हैं वे बार बार क्यों आ जाते हैं, उसका कारण वही है कि ये सब मैंने 15 साल की उम्र तक जो अपने पारिवारिक परिवेश से ग्रहण किया, वह मेरी स्थायी पूंजी के रूप में मेरे अचेतन में कहीं बैठा हुआ है। और जब मैं लिखने लगता हूं, तो वे रूपक और वे उपमाएं, जो कि जी। हमारी पौराणिक संपदा हैं, जी अपने सर। आप सामने आते हैं। और उससे यानी मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मित्रों ने इस बात को रेखांकित किया है जी। कि पौराणिक संदर्भों का ये जो रचनात्मक उपयोग है, इस के कारण कविताओं में या लेखन में एक भिन्न प्रकार की जो है छटा उत्पन्न हुई है। नहीं, सही है वो जो बचपन में, इसीलिए शायद कहते हैं ना संस्कारों का बहुत महत्व होता है, तो ये भी एक तरह का संस्कार ही है कि माता पिता आपको धार्मिक पौराणिक ग्रंथ और अच्छी बातें और ऐसी बहादुरी की ऐसी कहानियों के माध्यम से भी सुनाते थे, या कभी कहते थे गीता पढ़ो, ये रामायण पढ़ो। तो ये बहुत बड़ा रोल हमारे जीवन में प्ले करते हैं, और आपके नहीं, तो लेखन और में भी। बात आदरणीय उषा जी, मैं कहना जी सर। चाहूंगा, मुझे आपकी बात से बात जुड़ रही है जी कि सर। बचपन चूंकि गांव में बीता, लगभग यानी जो 10 वर्ष तक की आयु, उसके बाद हम कस्बे में आ गए। जी तो सर। गांव में बचपन बीतने का अर्थ यह है कि वहां की जो भाषा, लोक परंपराएं और जो लोक संस्कृति है, वो जी अंदर समा गई। और बिल्कुल फिर सही। जब अनेक वर्षों बाद हम शहर में अपने आप को, अभी जैसे हम नेपथ्य में बात कर रहे थे कि आज का आदमी अपने आप को बड़ा अकेला महसूस करता है। बिल्कुल जब आप सही। अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तो भले ही इसे नॉस्टैल्जिक होना कहें, आप अपने बचपन में या अपने गांव में लौटते हैं। बिल्कुल सही। बचपन में या गांव में लौटने के कारण मैं अपनी लोक भाषा को पकड़ पाता हूं। और तब बिल्कुल। मुझे लगता है कि लोक भाषा के प्रयोगों को, यानी खड़ी बोली का जो ठेठ प्रयोग मेरे मुजफ्फरनगर, मेरठ अंचल में
गांवों में होता है, वहां के जो शब्द मेरी कविता में या लेखन में आते हैं, उनसे एक विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है। वरना तो मेरी कविता में जब बिटौड़ा आता है तो फिर मुझे अपने बच्चों को भी समझाना पड़ता है कि बेटा बिटौड़ा होता क्या है। हाँ सर, बताइए क्या होता है? मैं भी पहली बार ये शब्द सुन, पिकौड़ा अरे क्या होता है? शायद उत्तर प्रदेश के वहां की भाषा का शब्द है पिकौड़ा। बिटौड़ा जो है, देखिए, बिटौड़ा, अच्छा, हाँ जी। बिटौड़ा, जी बिटौरा या बिटौड़ा, ड का र हो जाता है तो बिटौरा बोलते हैं। जी कई सर। बार वो जो उपले बनाए जाते हैं, हाँ 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 हाँ। उपलों को सुरक्षित रखने के लिए, अच्छा। हाँ हाँ। वर्षा काल में उपलों को सुरक्षित रखने के लिए उनको इकट्ठा करके और उसके ऊपर से उसको ढक दिया जाता है, फूस से, इससे उससे, और अच्छा, हाँ उसकी जी, हाँ निशानी जी। कर दी जाती है, तो बरसात में भी वो सुरक्षित रहता है। हाँ हाँ हाँ। इस तरह की उसकी फॉर्मेशन होती है, और पूरे दक्षिण में भी कई जगह गांवों में हमने हाँ देखा है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप समझ गई, समझ हाँ, गई, हाँ। दूसरा कुछ नहीं हो सकता है, हमारे यहाँ उसे बिटौड़ा कहते हैं। तो अच्छा मेरी एक अच्छा। कविता जो है उसमें ये शब्द आया तो मुझसे लोगों ने पूछा। अ, सबसे पहले मेरे बच्चों ने पूछा ये होता क्या है, और जब अगली बार हम घर गए तो हमने रास्ते में दिखाया, देखो ये बिटौड़े होते हैं। सही है, सही है, सही है। तो असल में मैं इस बहाने ये कहना चाह रहा हूं कि साहित्य की भाषा में जो पुनर्नवता आती है या नयापन आता है, वह लोक के पास जाने से आता है। बिल्कुल अगर आप लोक भाषा के पास नहीं जाएंगे तो साहित्य भाषा जड़ हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। तो ये जो है लोक के मुहावरे जो हमारे हाथ से खोते जा रहे हैं, लोकोक्तियां जो हमारे हाथ से खोती जा रही हैं, क्योंकि हम शहराती होने का अर्थ है कि हम मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही सर। और कई बार तो हम मुहावरों को गलत अर्थों में ले लेते हैं। होता है। तो उन मुहावरों को, लोकोक्तियों को, लोकगीतों को हमने अपनी माँ के मुंह से सुना, जी। अपने अन्य परिवारी जन के जीवंत प्रयोग से उसे ग्रहण किया। बचपन में मैं फिर वही बात कहूंगा कि बचपन का वह भाषिक संस्कार आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता, शायद किसी का भी न छोड़ता हो। जी सर, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और हमने जाने अनजाने जो बचपन में पढ़ते समय या आसपास के लोगों से जो कुछ बातें सीखी या कुछ उदाहरण, या जैसे आपने लोकोक्ति, मुहावरे, कहावतें, वो हमारे आज भी हमको अच्छी तरह पता है और हम उसका सही प्रयोग कर पाते हैं। लेकिन आजकल के अध्यापक भी, मुझे नहीं कहना चाहिए, उनको भी थोड़ी समझ, क्योंकि उन्होंने वो सब देखा नहीं है। वो केवल एक मतलब एक पाठ्य पुस्तक के रूप में उसको पढ़ा है, तो उसमें वो बात नहीं आ पाई, क्योंकि उन्होंने उसका प्रयोग होते हुए शायद नहीं देखा है, तो उसको ठीक से शायद समझने में वो भी जरूरी है। लोक भाषा, लोक व्यवहार, ये सब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर किसी के व्यक्तित्व को निखारने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत सही कहा सर। तो अभी आपका जो साहित्य लेखन यात्रा के साथ प्रेरणा स्रोत का भी पता हमको चला कि कौन रहे इसके पीछे, कि आप इतना अच्छा आपका लेखन है और इतना कुछ विधाओं में आपने लिखा है। सर, जैसा आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में हम भारत देश में रहते हुए हमको लगता है कि हिंदी की वह स्थिति नहीं है जो होनी चाहिए, जबकि ये 70% क्या उससे ज्यादा की ही व्यवहारिक भाषा भी है। लेकिन आजकल जो थोड़ा हिंदी अंग्रेजी के प्रति जो मोह है आजकल के माता पिता में या आजकल की शिक्षा में, उसके कारण हिंदी कहीं पीछे जा रही है। और यही नहीं, क्षेत्रीय भाषाओं का साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और आज के बच्चे हिंदी पढ़ते हैं लेकिन वो सही नहीं पढ़ते, वो केवल पास होने के लिए पढ़ते हैं। और साथ ही वो कहते हैं कि हमारे दादा दादी, नाना नानी से हमको बात करने में बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आती। मैंने कहा ये तो शर्म की बात है, तुम्हारे माता पिता को तुम्हें सबसे पहले मातृभाषा सिखानी थी। तो सर, हिंदी की दशा और दिशा पर कुछ अपने विचार व्यक्त करें सर। अभी जो बातें हम कर रहे थे उसी के साथ ये चीज जुड़ जाती है। एक जी तो यह कि जो आपने कहा कि हमारी जो नई पीढ़ियां आ रही हैं वे जीवंत हिंदी के संपर्क में नहीं है, नहीं। नकली हिंदी के संपर्क में है। और जी नकली हिंदी के संपर्क में होने से ये होता है कि जब आप प्रवाहपूर्ण सहज हिंदी में बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि
आप पता नहीं कौन सी भाषा में बोल रहे हैं। बिल्कुल सही। वही बात है, यानी कि मातृबोली के रूप में या मातृभाषा के रूप में जो हिंदी का बीज है, उसे अगर हमने छोड़ दिया जी, तो फिर पत्ते सींचने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने सर। ये मैं बहुत हमेशा बड़ी ये बात सोचता कही। हूँ कि जिसे हम खड़ी बोली कह रहे हैं या मानक हिंदी कह रहे हैं या परिनिष्ठित हिंदी कह रहे हैं, जिसकी राजभाषा वगैरह बनाने की बातें होती हैं या होने की बातें होती हैं, वह अपनी जगह है। उससे पहले हमें अपनी घरेलू भाषा या मातृबोली की रक्षा करने की जरूरत है। उसे पिछड़ापन न समझा जाए। बिल्कुल जैसे माँ का दूध पीना पिछड़ापन नहीं है, बिल्कुल। जी, बल्कि अनेक प्रकार की, जिसे कहें कि रोग प्रतिरोधक शक्ति, वो हमें देता है। उसी तरह से जो हमारी निज भाषा है, मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिसे निज भाषा कहा, जी उसे सर। मातृबोली तक ले जाना चाहता हूं कि हम अपनी मातृबोली का प्रयोग करें और उसके प्रयोग में संकोच ना करें। एक तो चीज ये तो हिंदी भाषियों के लिए है, जी, लेकिन जब हम हिंदी तरभाषी क्षेत्र में आते हैं, आपने और हमने पूरा जीवन हिंदी तरभाषी क्षेत्र में बिता दिया, तो जी, यहां भी समस्या ये आती है कि साहब, हिंदी जो है उसका प्रचार प्रसार तो हो रहा है, लेकिन और परिवर्धन संवर्धन कैसे? उसके लिए देखिए सीधा सा है, इधर एक अवधारणा बड़ी अच्छी आई है कि जब तक आप हिंदी को शक्ति की भाषा नहीं बनाएंगे, लैंग्वेज ऑफ पावर नहीं बनाएंगे, जी, तब तक आप संख्या बल के आधार पर उसे विश्व भाषा नहीं बना सकते। बिल्कुल सही, और संख्या बिल्कुल सही। बढ़ते जाने से विश्व भाषा नहीं होगी। अब लैंग्वेज ऑफ पावर कैसे बनेगी? लैंग्वेज ऑफ पावर या शक्ति की भाषा, सत्ता की भाषा नहीं कह रहा हूं मैं, जी, शक्ति की भाषा। शक्ति की भाषा वो तब बनेगी जब वो पर्यटन की भाषा हो। बिल्कुल। आप दुनिया के कितने देशों में इस भाषा के सहारे पर्यटन कर सकते हैं? भारत के कितने प्रांतों में केवल इस एक भाषा के सहारे पर्यटन? जब आप दुनिया के अधिकांश देशों में इस भाषा के सहारे पर्यटन कर सकेंगे, तो हम कहेंगे कि ये भाषा शक्ति की भाषा है। अर्थ की भाषा, अर्थकरी तो है ही, अर्थशास्त्र, अर्थनीति, उस सब पर चर्चा भी इसमें हो सके। हिंदुस्तान का बजट पता नहीं किस भाषा में भाषण तो, बजट भाषण तो हिंदी में होता है, लेकिन बजट की भाषा क्या होती है, अब ये मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो जब वो अर्थशास्त्र की मूलभूत जो चीजें हैं, देश का बजट भी हिंदी में आने लगे, ऐसी स्थिति हो जाए, न्याय हमें हिंदी में, सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय की गतिविधि जो है वह भारतीय भाषाओं में चल सके। हिंदी जब हम कहते हैं तो उसका अर्थ समस्त भारतीय भाषाओं का सह अस्तित्व है। जी, फिर जो हमारा मीडिया है, मनोरंजन है, यानी फिल्म इत्यादि, वहां तो हम शक्तिशाली हो रहे हैं, लेकिन वहां भी वही बात है कि औपचारिक अवसरों पर वे ही लोग जो हिंदी का बाजार बना रहे हैं, वे अंग्रेजी बोलने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। उनकी अभिव्यक्ति पर उन्हें अपनी हिंदी में अभिव्यक्ति के लिए जो आत्म गौरव का अनुभव होना चाहिए, उसका कहीं अभाव है। बिल्कुल और सही, इस सब के पीछे मूलभूत कारण है, जिसे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कि भाई हमें हिंदी पढ़ने लिखने के द्वारा क्या देश और दुनिया में रोजगार मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे संभव हो रही हैं। अभी एक और चीज है इसके साथ, डिप्लोमेसी की लैंग्वेज, जी, कूटनीति की भाषा के रूप में दुनिया को जब संबोधित करे भारत का कोई नेता, तो हिंदी में संबोधित करे। बिल्कुल। जो मोदी जी ने बहुत अच्छी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने की है सबसे पहले। वातावरण बने कि आप हिंदी में वैश्विक संवाद, बिल्कुल, जो इंटरनेशनल डायलॉग है, अंतरराष्ट्रीय संवाद है, वह हिंदी के माध्यम से हो सके। ये सब जब संभव हो पाए, तभी ये कहा जा सकता है कि हिंदी विश्व भाषा है। फिलहाल तो संख्या की दृष्टि से हम विश्व भाषा तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं।
जी सर, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बातें बताई है, उसके पीछे निहित कारण जो बताए हैं। अवश्य ही इन बातों पे थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाएगा तो हमारी हिंदी को कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है और विश्व भाषा बनने से नहीं रोक सकता। बहुत अच्छी। अच्छा, जैसा कि हिंदी गद्य पद्य की विविध विधाओं में हिंदी या सभी भाषाओं में लिखा जाता है, लेकिन आपकी एक विशेषता जो मैंने देखी कि आपने तो नई नई विधाओं का प्रवर्तन ही कर दिया। उसमें से एक विधा है तेवरी, 1981 में इसका प्रवर्तन किया और 2017 में आपने चतुर्पंच नाम की एक विधा का। तो मैं तेवरी के बारे में आपसे कुछ जानना चाहूंगी। हाँ जी। जी सर, बताएं। असल में 1975 में जब इमरजेंसी लागू हुई, जी उससे पहले तक का जो वातावरण था, यानी सन 71 में जो वातावरण बना था, जिसमें इंदिरा जी का देवी रूप जो है वह आया था सामने उभर के, 75 के बाद जो आपात स्थिति में एक दूसरा रूप, एक विकृत लोकतंत्र का रूप, जो लोकतंत्र का विकृत होकर के तानाशाही वाला रूप सामने आया, तो उस दौर में मेरे आसपास के जो हम मित्र थे, कुछ ऐसी आक्रोशपूर्ण रचनाएं लिख रहे थे जिनकी यानी जिनका मुख्य बल जो है वह व्यवस्था या अव्यवस्था जिसे कहें, अव्यवस्था और असंगतियों विसंगतियों पर प्रहार करने का था। जी। अच्छा। अब इसके साथ दूसरी चीज थी कि इसमें हम शिल्प कौन सा लें। शिल्प में जो नई कविता वाला शिल्प है, उसकी समस्या यह है कि वो स्मृति में स्थापित नहीं होता। कितनी कविताएं हैं, बड़ी श्रेष्ठ कविताएं हैं, लेकिन जो नई कविता के फॉर्मेट वाली कविता है वो कितनी हमें याद रह पाती है। तो अब याद रहने की दृष्टि से और लोकप्रियता की दृष्टि से यह देखा कि दो दो पंक्तियों वाला कोई शिल्प इसके लिए उचित होगा। अच्छा। उसमें एक बिंब दो पंक्तियों में पूरा हो जाए। अच्छा। तो ये हमारे यहाँ जैसे दोहे इत्यादि की परंपरा थी। जी 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 जी। और फिर हमारे सामने गजल का फॉर्मेट था, जिसमें दुष्यंत कुमार उस समय झंडे गाड़ रहे थे, गाड़ चुके थे। सन 75 में तो शिखर हो चुका था उनका, और हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, या उससे पहले से हम याद करते हैं। देखिए, हमारी स्मृति में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, हम अभी से क्या बता दें, क्या हमारे दिल में है, आसमां, कुछ है ना इस तरह का। तो ये चीजें हमारी स्मृति में हमने देखा इसलिए स्थापित हैं कि एक कथ्य दो पंक्तियों में पूरा हो जाता है। इसलिए हमने उस शिल्प को लिया या उस शैली को लिया और उसे गजल के जो गजलियत या श्रृंगारिकता वाला शिल्प कथ्य था उससे मुक्त करके आक्रोश और व्यंग्य को उसमें स्थापित किया। जी सर। इसके लिए इस बदलाव को नाम दिया तेवरी, तेवर बदलना। जी सर। तो तेवर बदलना यानी मुद्रा को, भंगिमा को बदलना, और तेवर दिखाना, आक्रोश प्रकट करना। जी। तेवर जो है वो मुद्रा के लिए भी है और विषय वस्तु के लिए भी। तो कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से उस नए एक काव्यांदोलन को हम लोगों ने, कुछ मित्रों ने आरंभ किया। और मेरे एक साथी थे, अब नहीं रहे हैं, ब्रजपाल सिंह शौरमी, शौरम गांव के रहने वाले थे, मेरठ में महाराष्ट्र अखबार में वो काम करते थे। हम दो मित्रों ने ऐसे ही परस्पर एक दूसरे की रचना सुनते सुनते एक दिन ये नामकरण कर दिया, और फिर अगले दिन या 2 दिन बाद मेरठ में एक पत्रकार सम्मेलन बुला करके उसमें एक छोटा सा पर्चा पढ़ने की धृष्टता मैंने की, और वहां से ये तेवरी काव्य आंदोलन आरंभ हुआ। अगले वर्ष 1 वर्ष तक अलग अलग स्थानों पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम संगोष्ठियां करते रहे, तेवरी को लोगों के बीच में ले जाकर के उस पर चर्चा करने का काम किया। और प्रोफेसर देवराज, जो मणिपुर विश्वविद्यालय और
वर्धा में अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से अब सेवा मुक्त हो चुके हैं। उस समय हमारे शहर में एक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त थे हमारे अच्छे मित्र। तो हम दोनों लोगों ने मिलकर के उसका एक आधिकारिक घोषणा पत्र तैयार किया, एक पूरा सम्मेलन करके उसमें उसे जारी किया गया। और यानी आक्रोशपूर्ण ऐसी कविता जो कि 2-2 पंक्तियों के समतुकांत छंद में लिखी जाती है, उसे तेवरी कहा गया। उसका पहला संकलन है, ये आपके सामने है। अरे सर, हार्दिक बधाई सर, आपने तो पूरा संकलन ही निकलवा दिया इसका। तो काफी कुछ लिखा है आपने, काफी कुछ विषयों पर। जी सर, और हो जाए तेवरी, मैं कोई नमूना आपके सामने पढ़ूं तो इसे देखिए, एक रचना आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। इसमें से वो जो सारी बातें मैं भाषा इत्यादि की भी आपसे कह रहा था, वो भी और मिथक भी, सारी चीजें आपको एक साथ मिलेंगी। शब्द चयन देखें कि टॉमियों और रूबियों को टॉफियां वे बांटते हैं। अब बताइए, गजल में ये भाषा नहीं होती। गजल तो प्रेमालाप की भाषा है। टॉमियों और रूबियों को आप समझ जाएंगे, टॉमी और रूबी किसके नाम है। जी बिल्कुल। टॉमियों और रूबियों को टॉफियां में बांटते हैं, जबकि कल्लू और बिल्लू कागजों को चाटते हैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत गहरा अर्थ लिए हुए। हो गया, कल्लू और बिल्लू कौन है? वर्ग, जो वर्ग हैं दो, स्पष्ट हो गए। रक्त पीकर पल रही है रक्त जीवी एक पीढ़ी। रक्त की तरह पीकर पल रही है रक्त जीवी एक पीढ़ी, जबकि अपनी देह की हम आप हड्डी काटते हैं। जबकि अपनी देह की हम आप हड्डी काटते हैं। और प्रयोग देखें कि हर हवा की बूंद भी, हर हवा की बूंद, हवा की बूंद, हर हवा की बूंद भी चढ़ती हमारी कॉपियों में, बही में। हमने ऑक्सीजन भी ली जरा सी, तो वो भी जो है हिसाब किताब रखा हुआ है, कॉपियों में चढ़ हर रही है। हवा की बूंद भी चढ़ती हमारी कॉपियों में, जबकि वे सारा गगन ही पी गए। बिल्कुल सही। पर नाटते, इनकार करते हैं, जबकि वे सारा गगन ही पी गए। पर नाटते हैं मौन हम निर्दोष, कब तक मार कोड़ों की सहेंगे। मौन हम निर्दोष, कब तक मार कोड़ों की सहेंगे, जबकि दबती आह पर वे शोषितों को डांटते हैं। और अंतिम पंक्तियां हैं कि शांति के उपदेश हैं इस गांव में अब तो निरर्थक। असल में हम ये कहा करते हैं कि ये जो तेवरी है वो एक प्रमेय की भांति होती है, प्रमेय की भांति, जिसमें पहली पंक्तियों में एक साधारण प्रतिज्ञा होती है और क्रमशः अलग 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 जो तेवर हैं इसके, जो इसके अलग अलग खंड हैं, उनको शेर नहीं कहा हमने, तेवर कहा है। अलग अलग तेवर के द्वारा उसकी पुष्टि की जाती है और अंत में क्रांति या परिवर्तन की भूमिका के साथ कविता पूरी होती है। शांति के उपदेश हैं इस गांव में अब तो निरर्थक, जबकि संयम वे हमारा कैंचियों से छांटते हैं। जबकि संयम वे हमारा कैंचियों से छांटते हैं, तामियों और रूबियों को टॉफियां वे बांटते हैं, जबकि कल्लू और बिल्लू कागजों को चाटते। बहुत बहुत गहरा अर्थ लिए, बहुत गहरा अर्थ लिए वे, बहुत सटीक व्यंग वाले, बहुत और बहुत अच्छा संदेश भी दे रही है, जिससे पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। लगभग 50 लोग इस आंदोलन के साथ जुड़े, जिनमें से कुछ लोग अभी भी निरंतर लिख रहे हैं इसी तेवर के साथ, जिनमें 2 लोगों का नाम, बल्कि 3 लोगों का नाम मैं यहाँ लेना चाहूंगा। एक तो बेंगलोर में ही काफी अरसे तक रहे हैं और हो सकता है शायद इस समय भी वहां वो हों, दर्शन बेजार। दर्शन बेजार जी दर्शन बेजार जो हैं,
जी जी वे हमसे सीनियर हैं बहुत, और इस आंदोलन में आरंभ से ही बड़े सक्रिय रहे, बड़े तेज तर्रार उसके साथ। हम्म, ऐसे ही रमेश राज हैं अलीगढ़ में, जी 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 ये जी अगर आप फेसबुक पर देखेंगे तो हम्म, तेवरी कार रमेश राज नाम से अच्छा जी सर, मालूम होंगे आपको। जी 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 और इधर डॉक्टर, हाँ, ब्रह्मदेव शर्मा, नाम सुना है ब्रह्मदेव उनका, शर्मा अमरदेव दिल्ली में है, शर्मा। ये भी फेसबुक पर बहुत सक्रिय हैं, और शायद ये भी पिछले दिनों बेंगलोर आए थे, अभी जो एक सम्मेलन वहां हुआ था जी उसमें। तो मैं समझता हूं कि इस समय सबसे अधिक सक्रिय ये जी 3 लोग अभी तक भी जो है इस आंदोलन में सक्रिय हैं। निश्चित रूप से तेवरी लिख रहे हैं। जी जी। जी जी। तो आपने न केवल रचना ही की, पर उनके पीछे एक मकसद भी रहा, और वो मकसद भी बहुत अच्छी तरह से आपने जोड़ करके और नई विधा में आपने जो प्रवर्तन किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। तो ये मतलब ये ज्यादा असर करते हैं, मुझे लगते हैं ये जो बातें हैं ना, तो एकदम सीधी चोट करती है और करनी चाहिए। जो विसंगतियां हैं समाज में, देश में हम देख रहे हैं, उन पर बहुत जरूरी है ये सब करना। सर, एक और प्रश्न आपसे। हिंदी लेखन के प्रति आजकल, जैसा हम कह रहे हैं कि व्हाट्सएप का महत्व ज्यादा है, उसको पढ़ने करने फॉरवर्ड्स में ज्यादा होता है, लेकिन उसके प्रति रुझान बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव, या आज के हिंदी लेखकों के लिए या युवा पीढ़ी के लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, एक तो ये है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, फिर भी आपने प्रश्न किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे रचनाकारों को तकनीक से परहेज नहीं करना चाहिए, तकनीक से बिदकना नहीं चाहिए, बल्कि अपने आप को जो भी आधुनिकतम विधाएं आ रही हैं तकनीक की, उनसे जोड़ना चाहिए। उन मंचों का मंच तो मंच है, वो तो जी निर्जीव है, जी जी का अपने लिए उपयोग करना, ये जो है ये हमारे हाथ में है। अगर आप ये सोच करके कि साहब अरे इस पे तो पता नहीं कौन कौन लिखता है, क्या क्या लिखता है, मैं क्यों लिखूं, ये सोच करके एक तरफ बैठ जाएंगे तो कचरा इकट्ठा होगा। कचरे को प्रोत्साहन न मिले, इसके लिए जरूरी है। जैसे भारतीय लोकतंत्र की जो दुर्दशा है, उसका एक बड़ा कारण यही है कि जिन लोगों को मेन स्ट्रीम में होना चाहिए था, आगे होना चाहिए था, वे ये सोच करके पीछे हो गए कि भाई ये तो गंदगी है, और ये तो चालाक और खराब दुर्बल। लोगों का पेशा है। जी, भाई, चालाक और खराब लोगों का पेशा आपने बनने दिया। बिल्कुल सही। आप आगे आते तो ये स्थितियां शायद ना होती, लेकिन वही था कि नहीं साहब, ये हमारे लिए नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अ, जो भी तकनीकी मंच हैं वे हमारे लिए हैं, हिंदी के लिए हैं, भारतीय भाषाओं के लिए हैं। और पिछले 20 वर्षों में तेजी से जो जी हिंदी में सर्च और हिंदी की सामग्री का इंटरनेट पर उपलब्ध होना बढ़ा है, हाँ? और लोग निरंतर उसे समृद्ध कर रहे हैं। ई पुस्तकालय हैं, बहुत सारे नए संदर्भ जो है हमें घर बैठे इस मोबाइल से या लैपटॉप जी से अपने प्राप्त हो जाते हैं। आज लिखना उस हिसाब से कम चुनौतीपूर्ण रह गया है बिल्कुल। कि आपको संदर्भों के लिए भटकना नहीं पड़ता। सारी जी सूचनाएं जो हैं, पहले आपको लाइब्रेरी में जाकर के सर खपाना पड़ता था, अब जी तो आपके एक क्लिक पर, यानी हिंदी की इतनी सामग्री आ गई है, हिंदी ने अपना बिल्कुल सहारा बिल्कुल। कितना दिया है उसको, जी लेकिन अभी उसे और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि जो हिंदी का पाठक है वह बहुत मैच्योर और समझदार है। वह कचरे और सार को अलग अलग पहचानना जानता है कि साधु तो पाठक, पाठक ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, होता, थोथा दे उड़ाए। तो थोथा तो उड़ जाएगा, बिल्कुल सही, बचेगा तो वही जो सारवान है। बिल्कुल सही कहा आपने।
सर आपने तो बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस जानकारी से हिंदी के जो लेखक हैं या जो हिंदी भाषी हैं या जो हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं उनको बहुत बहुत इसके ये उपयोगी रहेंगे, आपके अनुभवों से जो आपने जानकारी दी है, और अवश्य ही वो इसका उपयोग भी करेंगे। आप हमारी इस परिचर्चा में सम्मिलित हुए और आपने बहुत उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि इस जीवन रंग उषा संघ पेज पर जो पहला परिचय और पहली जो श्रृंखला में आप जुड़े और मुझे आपका आशीर्वाद मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपकी आभारी रहूंगी। और फिर कभी इसी तरह हम आपसे जुड़ते रहेंगे और भी जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। तो दर्शकों, आशा करती हूँ आपको अवश्य आदरणीय शर्मा सर के अनुभव से बहुत कुछ जानकारियां मिली होंगी। तो हम अवश्य ही भविष्य में भी विविध क्षेत्रों के विद्वान कलाविदों से आपको मिलवाते रहेंगे, और इसके लिए आप हमारे पेज को लाइक करें एवं सभी साक्षात्कार हमारे YouTube चैनल पर भी उपलब्ध होंगे, तो उसे सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल का नाम है सबरंग डॉक्टर उषा श्रीवास्तव। धन्यवाद, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। एक बार पुनः धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत जी धन्यवाद। नमस्कार, प्रेम बना रहे, फिर मिलेंगे। जी सर, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मिलते हैं सर।